प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का ऐच्छिक विषय कंपल्सरी विषय पढ़ेंगे, अधिगम हेतु आकलन। अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत हमारी इकाई है सेकेंड, विषय आधारित अधिगम का आकलन। कौन सा है? विषय आधारित अधिगम का आकलन। इस आकलन के अंतर्गत आज हम पढ़ने जाएंगे कि हमने पढ़ा था कि रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थियों का निर्माण करना है। विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए जो तीन मुख्य बिंदु थे, उन तीन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि अधिगम केंद्रीकरण हो या पूर्ण ध्यान हो। फिर था सेकंड नंबर था कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करवाना, और उसी क्रम के अंदर लास्ट में था हमारा कि पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। इस योजना की तरफ बताइए, जो हमारा प्रोसेस है अधिगम के लिए, जो आकलन का जो लास्ट आता प्रोसेस, उसमें था कि आकलन के लिए योजना। हमने पाठ्यक्रम भी पढ़ा, अनुदेशन भी पढ़ा, उसके बाद जो आता है वो आकलन के लिए योजना। अब आकलन का होता है मूल्यांकन। मतलब हम किसी विद्यार्थी के बारे में राय देने से पहले उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बिना मूल्यांकन उसके बारे में कोई राय दे नहीं सकते। इसका मतलब यही है आकलन। आकलन मतलब उसका उस विद्यार्थी का निर्माण जो है, उसके बारे में राय है, उसके बारे में कहना है, तो वो कब कह रहा होगा कि ये इसका आकलन किया जाता है। आकलन तब किया जाता है जब सबसे पहले उसका मूल्यांकन करना पड़ता है किसी विषय वस्तु से संबंधित। विषय वस्तु से संबंधित जब आकलन में जब मूल्यांकन हो जाता है, तो उसी के बाद उसके बारे में आकलन करते हैं ये विद्यार्थी पढ़ने में ठीक है कहा जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे आकलन के लिए योजना। तो रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा के अंतर्गत आकलन की योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आकलन के द्वारा पाठ्यक्रम अनुदेशन और अन्य गतिविधियों को सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। जिसके द्वारा इस आकलन के द्वारा आकलन के द्वारा पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं अन्य समस्त गतिविधियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी द्वारा आकलन के द्वारा पाठ्यक्रम अनुदेशन और अन्य समस्त गतिविधियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा आकलन के द्वारा पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं गतिविधियों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि आकलन से ही विद्यार्थी, एक अध्यापक उसके समस्त गतिविधियों के बारे में, उनके कौशलों के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में, उसके सैद्धांतिक व्यवहार के बारे में बता सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आकलन की योग्यता विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के मध्य होनी चाहिए। किसके मध्य होनी चाहिए? आकलन की योग्यता है, आकलन की योग्यता किसके बीच में होनी चाहिए? आकलन की योग्यता से होनी चाहिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य होनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, इन दोनों के बीच आकलन करने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी ही एक अध्यापक की पहचान करता है कि ये अध्यापक हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको हर विषय वस्तु संबंधित
प्रकरण के बारे में, विषय के बारे में जानकारी है। तो एक अध्यापक की पहचान कब बनती है कि अध्यापक जब विद्यार्थियों समझ अपना प्रकरण को, अपने शिक्षण को जब प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत होने के बाद में विद्यार्थी कहते हैं ये अध्यापक हमारे बहुत अच्छी की, इन्होंने हमें उस विषय वस्तु से अवगत कराया जो कभी हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इसी अंतराल के अंदर हम पढ़ेंगे आगे कि आकलन की योजना बनाने के लिए निम्न तथ्य पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड नंबर हो गया, आप पढ़ेंगे आकलन के लिए योजना बनाने के मुख्य तथ्यों का समावेश। कि आकलन के लिए योजना बनाने के लिए मुख्य तथ्यों का समावेश होना चाहिए। तो अब इसी को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में समझाऊंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे इस आकलन के लिए योजना बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला ये होता है कि जब अध्यापक के द्वारा जब भी अध्यापक अपने कक्षा में जाता है तो वहां उस किस प्रकार की गतिविधियां शिक्षण को पढ़ाना चाहिए, उसका निर्माण उस कक्षा से जाने से पूर्व नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे अपने 30 मिनट के पीरियड के अंदर, एक क्लास के अंतर्गत मुझे उस शिक्षण को पूरा करना है। तो कैसा हो, तो उसके लिए अध्यापक के द्वारा कोई भी गतिविधि का निर्माण करता है तो उस अधिगम गतिविधि से विद्यार्थी को सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अध्यापक पढ़ा है, अध्यापक पढ़ाने के बाद में विद्यार्थी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वो समझ में आया नहीं आया, तो अध्यापक को उस गतिविधि के स्थान पर, उस शिक्षण विधि के स्थान पर दूसरी गतिविधि का उपयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा को उत्पन्न कर सके। ऐसी विधि हमें पढ़ाना चाहिए जिससे विद्यार्थी हमारे और आकर्षित हो, नहीं आज हमारा सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, ऐसा होना चाहिए। तथा अध्यापक को निरंतर वर्तमान के परिदृश्य में अधिगम गतिविधि खोज करनी चाहिए कि जिससे विद्यार्थी को नई नई प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में समझाया जा सके। ऐसे अध्यापक को अन्य वर्तमान के समय में अपडेट होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की शिक्षण विधि को समझाना चाहिए जिससे विद्यार्थी कम समय के अंदर सरलता से उसको सीख सके। ऐसा हमें आकलन के लिए योजना बनानी चाहिए। हम इसी क्रम में और आगे हम बढ़ते हैं तो अध्यापक सेकंड टाइम कि अध्यापक के आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, ये विश्वासपूर्ण होनी चाहिए, ये विश्वास बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तथा इसी प्रकार की शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों को विकसित करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की अंतर्गत शिक्षण विधि के प्रति विश्वास, रुचि तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसकी सोच का विकास करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थी में ज्ञान खोज और स्थायी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधि को समझना चाहिए जो उसके लिए हितकारी हो, जो उसको उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमें अध्यापक ने जो आज जो विधि पढ़ाई है उस विधि के प्रति उस अध्यापक को विश्वास दिलाना चाहिए। आपको इसी मेथड से, इसी प्रकरण से, इसी सिद्धांत से, इसी प्रक्रिया के साथ आपको पढ़ना है। हम कभी कभी कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारे आसपास से क्या एग्जाम आने वाले हैं तो मुझे तैयारी करनी है, मुझे मेरा मूल्यांकन करना, मुझे बहुत इस विषय के अंदर बहुत कमजोर हूँ। तो उस विद्यार्थी का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न में कहा जाता है कि मैं कोचिंग गया हूँ। कहाँ गया हूँ? कोचिंग। उस कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में कुछ नहीं होता। कोचिंग में से एक समय सीमा की वैल्यू होती है कि आपको इतने से इतने बजे तक वहाँ बैठना है।
बैठने की हमारी प्रक्रिया उस समय को पावन कर लेती है कि हमें 4 से 6 बजे तक हमें इस विषय को पढ़ना है, चाहे उसमें हमें याद करना है या नहीं करना है, उस समय हमें बैठना है। तो हम बैठते हैं तो वहाँ हमें 100 में से 20% याद होता है कि हमें क्या पढ़ा है आज। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत उस शिक्षण के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आकलन स्वयं करोगे, स्वयं का विद्यार्थी हम कहते हैं कि मैं इस विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कि इस विषय के प्रति जो अध्यापक थे वो हमारे बहुत अच्छे थे, हमको बहुत अच्छा समझाया। तो वो प्रक्रिया जो है एक अध्यापक के प्रति होनी चाहिए, स्टूडेंट की भी होनी चाहिए, और विद्यार्थी ने अध्यापक विद्यार्थी के बारे में जानना है और विद्यार्थी अध्यापक के बारे में, दोनों के अंदर से संबंध होना चाहिए। किसके बीच में? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो है आकलन की योग्यता होनी चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि इनको इन दोनों में कितना फर्क है, वो योग्यता विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर पर करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अध्यापक का आकलन कर सकता है। और हम आगे इसी क्रम को आगे बढ़ते कि आकलन के लिए योजना बनाने के लिए तथ्य होते हैं, उसका लास्ट स्टेप जो है वो है कि अध्यापक को ये प्रयास करना चाहिए कि आकलन या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया हमेशा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से संपन्न होनी चाहिए, कि एक अध्यापक को विद्यार्थी के प्रति डर भय से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके प्रति सकारात्मक सोच के साथ में उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों आज मैं आपके विषय वस्तु संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा या मैं उससे संबंधित लिखित एग्जाम लूंगा या परीक्षण लूंगा, उस परीक्षण के अंतर्गत आप इतने सफल होते या मेरे द्वारा पढ़ाया गया शिक्षण जो कार्य है उसमें आपने कितना उसको किस हद तक प्राप्त किया है, उसके बारे में आज एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी उसके लिए तैयार है, इसका मतलब आपके लिए आपका जो शिक्षण जो है, आपकी जो कार्यशाला है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो जिससे समस्त विद्यार्थियों के अंतर्गत उसकी आवश्यकता के अनुसार, किसकी विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान और अधिगम गतिविधियों को सफलतापूर्वक सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी हो सकते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान में उच्च और स्थायी भाव बना रहे। क्या कहने में हम कि एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय सभी विद्यार्थियों पर फोकस होना चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी का कितना ध्यान है या कितना नहीं। जब एक अध्यापक विद्यार्थी का आकलन करना सीख जाता है, मूल्यांकन करना सीख जाता है, मूल्यांकन के आधार पर उसका आकलन किया जाता है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए ठीक है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा जब विद्यार्थी सीखता है और सीखने के बाद जो उनमें ज्ञान प्राप्त होता है उस शिक्षण के आधार पर, उस मेथड के आधार पर उस आकलन करता है। और इसका लास्ट जो स्टेप हुआ है कि अध्यापक को आकलन की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि वह उस विषय वस्तु के बारे में क्या कहना चाहता है, उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी देना चाहता है, वो आपको होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जो है, हमने जो आज जो पढ़ा है कि रचनावादियों के 3 मेथड थे हमारे, रचनावादियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को निर्माण करना या उसको अधिगम के लिए आकर्षित करने के लिए 3 जो बिंदु जो हमारे विद्वानों ने बताए थे, तो विद्वानों ने कहा था कि जो पहला पार्ट था वो था हमारा कि अधिगम पर केंद्रीकरण या ध्यान। सेकंड नंबर था हमारा अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन था। और थर्ड नंबर जो हमारा आज पढ़ रहे हैं वो था हमारा पाठ्यक्रम में हमारा था अनुदेशक द्वारा पाठ्यक्रम करना एवं आकलन की योजना
इसके बारे में आज हमने जो पूर्ण था, ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं है। हमारे 3 जो रचनावादियों ने विषय आधार अधिगम को संपूर्ण रूप से विद्यार्थी निर्माण करना या उसको आकर्षित करने के 3 जो पॉइंट मिलते हैं उनके बारे में आज चैप्टर इस व्याख्यान के बारे में समझाया गया है। और इसी विषय वस्तु के अंतर्गत, इसी इकाई के अंतर्गत हम और भी नए प्रकरण के साथ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।